नमस्ते बेटा, गुड इवनिंग। थोड़ा बड़ा कर, ठीक है। अरे वो तो जो डाउट्स में केसेस आए वो बता रहा हूं मैं, इधर पूरा पढ़ा रहा हूं मैं। मॉड्यूल में से है। एक्चुअल में एनएलएम के डाउट्स का आज लास्ट डे रख रहे हैं अपन। हेमांग पूछ रहा आज क्या पढ़ाएंगे आप? बेटा मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स पढ़ा दूं। पहले इसको फिनिश कर लेते हैं एसएचएम को, फिर आपके जो एनएलएम के आज या जो भी अपन डाउट सेशन लेंगे वो लास्ट डे रहेगा एसएचएम को छोड़ के, एनएलएम, फ्रिक्शन और मोशन के। ठीक है, पहले फिनिश कर लेते हैं। अब इसमें जो कल आपको ग्राफ बताया था उसको ऐसे स्टोर करेंगे आप, बहुत इजी लगेगा आपको। इसे मीन पोजीशन ध्यान से देखेंगे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो फेज एंगल है इसको थीटा कह दिया, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और किस रेट से वेरी कर रहा है? ये जो एंगल है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एंगल ओमेगा के रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखें, ये एंगल ओमेगा की रेट से चेंज हो रहा है। तो टाइम डेल्टा टी में इसमें जो चेंज आएगा या टाइम टी में जो चेंज आएगा, दैट इज दिस, डेल्टा थीटा लिखना चाहो तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ओमेगा है। तो टाइम टी में जो फेज एंगल है वो इतने से चेंज होगा। और अपने को यदि इस फेज एंगल में चेंज मालूम है और टाइम पूछा है तो टाइम निकालने के लिए चेंज इन फेज एंगल डिवाइडेड बाय ओमेगा। दिस इज ओके। तो अब ओमेगा को लिखने के दो तरीके, यदि आप ओमेगा को डिग्रीज में लिखेंगे तो 360 बाई टी, और रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई बाई टी। ये डिग्री पर सेकेंड, ये रेडियन पर सेकेंड। और हम डिसाइड करेंगे भाई ये ओमेगा जो है वो डिग्री पर सेकंड में है कि रेडियन पर सेकंड में, डिपेंड करता है हम एंगल काहे में रख रहे हैं। हम एंगल को डिग्री में रखेंगे तो 360 बाई टी यूज करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया एक बार एसी में। ठीक है, अच्छा अब देखें ध्यान से, जो कल डेटा दिया था इसको समझते हैं। मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो ध्यान से, मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो फेज एंगल 0। a/2 पर है तो 30 डिग्रीज का फेज एंगल आएगा डिग्रीज में a/2 पे। 45 डिग्रीज पे a/√2 और वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में अभी उधर जा रहा है। 60 डिग्रीज पे √3/2a और 90 डिग्रीज पे एग्जैक्टली यहां। अब वापस लौटना चालू करेगा तो ये बताओ ये डिफरेंस कितना है? 30। तो 90 के बाद 30 का और एंगल तो ये हो जाएगा 120। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये पॉजिटिव वेलोसिटी वाले, और इधर जब पहुंचेगा तो बताओ एंगल कितना हो जाएगा? 120। ये डिफरेंस 30 है ना, फिर ये डिफरेंस कितना है? 15। तो इधर 15 और फेज एंगल बढ़ते चले जा रहा है तो ये हो जाएगा 135। इजी हो जाएगा बहुत। फिर यहां पर फिर ये डिफरेंस कितना है? कहीं से भी, यहां से भी निकाल सकते हो। ये डिफरेंस कितना है? 60। तो 90 में 60 और इधर फेज बढ़ते चले जा रहा है। फेज बढ़ेगा तो पोजीशन चेंज होगी। तो यहां पर ये फेज आ गया 150 और यहां पर एग्जैक्टली 180। अब वापिस से देखो यहां -a/2 -a/√2 -√3/2, तो ये एंगल कितना आएगा? 30। तो ये 210। डिफरेंस इधर और इधर सेम, तो बहुत इजीली लिख सकते हैं। अच्छा a/√2 के लिए 45, तो यहां से 45,
ये लिख लेता -a/2, और फिर इधर ये एंगल कितना आ गया, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं, ये कितना आ गया भाई 225, फिर ये 240√3/2a, और ये -a पे 270। अब इधर जाएगा तो बताओ, यहां से यहां 30, ये 300, फिर यहां 15 315, फिर 15 330, और यहां 360। बहुत इजीली लिख सकते हैं, पहले इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, ओरल हो जाएगा ये। ओरल कैसे होगा मैं बताता हूं, बस ये ध्यान रखना, इधर 0 और इधर 180, इधर जाते समय 0, वापस जाते समय 180। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, यहां पर x जो चेंज होता है वो इस फेज के कारण चेंज होता है, इसको मैंने थीटा कह दिया। ये एंगल चेंज होगा तो x चेंज होगा। कई बार हमको x में चेंज बता देते हैं और फिर हमको टाइम पूछते हैं, बताओ x को यहां से यहां चेंज होने में कितना टाइम लगता है। एक दो सिंपल केसेस पहले, जैसे आपको कहा है टाइम पीरियड t है, एसएचएम का टाइम पीरियड दे दिया है, एसएचएम का टाइम पीरियड इज कैपिटल T। वो कहते हैं मीन पोजीशन से a/2 तक का टाइम बताओ, तो मीन पोजीशन पे फेज एंगल कितना होता है 0, और यहां पर 30। तो 0 से a/2 पॉजिटिव कुछ भी नहीं मेंशन है, मतलब मिनिमम टाइम। तो यहां से यहां तक फेज को चेंज होना है 30 से, 30 से चेंज होने में कितना टाइम लग जाएगा, एंगल डिवाइडेड बाय ओमेगा। दिस इज ओके। और कभी कहा है कि भाई a/2 से लेके a/√2 तक का टाइम बताओ, तो यहां पे 30 है और यहां पे 45, 15 डिवाइडेड बाय, इज दिस ओके। कभी ऐसा कहेंगे भाई पहले पार्टिकल a/√2 पे, ध्यान से सुनना, और पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर, अब लेवल बढ़ा रहे हैं, और जब वापस ये a/2 पे आता है और नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब तक टाइम बताओ। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये है 45, और नेगेटिव डायरेक्शन में तो 150। वो लाइन 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 आप ड्रॉ कर लो, आप क्या करो ड्रॉ करो, पहले a/√2 पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, तो a/√2 पे 45, फिर a/2 पे है और नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, a/2, एक एक स्टेप। ये पहले समझो, इसका फेज कितना आ गया 45, दिस इज ओके। अच्छा, अब ये a/2 पर आया है और नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो a/2, तो देखें यदि 30 लेंगे तो इधर जा रहा है, ये कितना होता है 180, ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना है, ये 0 है, इधर जा रहा है, तो ये 0 और इधर 180, ये डिफरेंस कितना है 30, तो ये भी कितना रहेगा 30, तो ये 150 आ जाएगा। याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे फेज कितना हो गया 150, तो एंगल कितने से चेंज हुआ 105 से, डिवाइडेड बाय 360/t। क्लियर है ये? ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस, फेज डिफरेंस वाले भी देखते हैं। एक बात ये ध्यान रखना, यदि दो पार्टिकल्स सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वाला एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, यदि एम्पलीट्यूड सेम है, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है एसएचएम परफॉर्म करते हुए, सेम लाइन के अलोंग एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये घोट लेना, और जहां ये क्रॉस करेंगे, एक्स जहां ये क्रॉस करेंगे, पोजीशन वेयर दे क्रॉस ईच अदर, जहां ये क्रॉस करते हैं, ये दोनों का एम्पलीट्यूड, फाई दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, दिस इज फेज डिफरेंस। ठीक है, अब फेज डिफरेंस के क्वेश्चंस, ध्यान से सुनेंगे।
पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के लिए आपको पोजीशंस दे दी हैं। कहते हैं कि ये a/2 पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और ये √3/2a पर है पॉजिटिव, बट इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस पूछा है पहले तो ये। तो ध्यान से सुने बेटा, फेज डिफरेंस तो एंगल निकालते हैं, ये तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, 30 डिग्रीज। ये कितना, 30 डिग्रीज। अब लाइन ड्रॉ करें भाई, √3/2 ये 0 माना तो यहाँ एंगल कितना आएगा, 60। लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी के लिए, पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, है ना। अब इसके लिए ध्यान से देखो, यदि आप लिखना चाहो तो यहाँ कितना है, ये डिफरेंस है 30, ये होता है 90, यहाँ क्या है 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120। बताओ फेज डिफरेंस कितना आया, 90 हो गया। दिस इज ओके और नॉट। भाई इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स बहुत पीसफुली बन जाएंगे आपसे। और फिर यदि ये डेटा देके आपसे आगे पूछते हैं कि दोनों कहां क्रॉस करेंगे, तो एक ऑसिलेशन में 2 बार क्रॉस करेंगे, एक ऑसिलेशन में दोनों एक दूसरे को 2 बार क्रॉस करेंगे, एक बार पॉजिटिव हाफ में, एक बार नेगेटिव हाफ में। तो यदि ये डेटा आपके पास है तो फेज डिफरेंस पहले आपने निकाला, फेज डिफरेंस आया 90, तो दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस 2a sin 45, 2a sin 45, और कहां क्रॉस करेंगे, ±a cos 45 पे। इज दिस ओके और नॉट। एक दो क्वेश्चंस जो कि ये इस कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, जहां भी टाइम है, जहां टाइम दे रखा है या पूछा है, ये कॉन्सेप्ट एंगल का यूज करेंगे। कहां, जहां टाइम दे रखा है या टाइम पूछा है। पहला क्वेश्चन, टाइम पीरियड है 12 सेकेंड्स। वो कहते हैं फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी 2 seconds आफ्टर क्रॉसिंग फर्स्ट मीन पोजीशन, सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन। ध्यान से सुनो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां भी टाइम दिया है या पूछा है, यहां पे 2 सेकंड बाद आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। तो चलिए देखें, मीन पोजीशन क्रॉस करने के 2 सेकंड बाद वो कहां पहुंच जाएगा। तो पहले एंगल निकालो, एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, 360/t, ये ओमेगा है, ठीक है, दिस इज ओमेगा, ओमेगा इंटू टाइम, मतलब ये फेज एंगल 2 सेकेंड्स में कितने से चेंज हो जाएगा, पहले वो निकालो। तो ये कितने से चेंज होगा, 60 से। 2 सेकंड में इतने से चेंज होगा। यदि इनिशियली 0 है तो 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 60, 2 सेकंड बाद 60 हो जाएगा। तो यहां x की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2a। अब सुनो ध्यान से, यदि x √3/2 के फैक्टर से चेंज हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी 3/4 हो जाएगी। जब x मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। x √3/2 टाइम्स हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 3/4 हो गई और काइनेटिक एनर्जी 1/4, तो ये 1/3। टाइम के बाद, किसी टाइम बाद कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। ये एक और केस बताता हूं। अब देखो, यदि एक्सट्रीम पोजीशन के 2 सेकंड बाद काम करना है तो बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे एंगल कितना होता है, 90, और यहां से 2 सेकंड बाद यानी एंगल कितना कवर कर लिया, 60, तो ये एंगल कितना हो गया, 30, यहां से 60 कवर हो गया है, ठीक है। एक्सट्रीम से 2 सेकंड बाद एंगल और 60 से बढ़ जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आप 150 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पहुंच जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई, a/2, x a/2 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 हो गई और काइनेटिक एनर्जी
3/4 हो गए। क्लियर ये? एक क्वेश्चन और, वो कहते हैं मीन पोजीशन क्रॉस करने के 3 सेकंड बाद, मीन पोजीशन क्रॉस करने के 3 सेकंड बाद वो है √3/2a पर, ओमेगा पूछिए। तो 3 सेकंड में एंगल कितने से चेंज हो गया? 60 से। 60 यानी π/3 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज ओमेगा। आराम से देखो, 3 सेकंड में कितने से चेंज हो गया? 60 से। ठीक है, तो यदि आप ओमेगा निकालना चाहते हो तो ओमेगा यदि आपको डिग्री में निकालना है तो 60 डिग्रीज इन 3 सेकेंड्स, तो 20 डिग्रीज पर मिनट, सॉरी पर सेकेंड, सॉरी। और यदि अपने को टाइम पीरियड निकालना है तो 360 बाय ओमेगा। इज दिस क्लियर? ऐसे बहुत सारे टाइम वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। वो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अभी इस समय, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की आधी है, यहां से मीन पोजीशन तक मिनिमम टाइम कितना लगेगा? यहां जहां ऐसा है, यहां से मीन पोजीशन तक या काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम होने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा? तो काइनेटिक एनर्जी यदि मैक्सिमम की आधी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम की आधी है, मतलब x a/√2 है। ठीक है, तो यहां एंगल कितना है? 45। इसको जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? 45 डिवाइडेड बाय 360/t। इज दिस ओके और नॉट? वैसे टाइम, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां टाइम दे रखा है या टाइम पूछा है, ये मेथड यूज करना आपको। जैसे ये आया है क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में, लिखिएगा, अब आप बनाते रहो, बन जाएंगे आपसे क्वेश्चंस, अब अटकोगे नहीं आप। ठीक है, अब एक दो टिपिकल केसेस ध्यान से सुनना बेटा। जैसे वो अरेंजमेंट आपको देंगे, एक ब्लॉक है, सर यू आस्क्ड टाइम पीरियड इन दिस क्वेश्चन। नहीं, टाइम पूछा था बेटा, ऐसा होने के लिए कितना टाइम लगेगा। वो कहते हैं इसको ए एम्पलीट्यूड का एसएचएम दिया है, मास दिया है और एक दिया है। अब वो कहते हैं यहां पे एक परफेक्टली इलास्टिक वॉल लगा दी है जो कि a/2 डिस्टेंस पे है या फिर a/√2 पे है, वॉट। अब टाइम पीरियड पूछा है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जैसे ये वॉल नहीं होती तो ये जो पार्टिकल है यहां से यहां इतना टाइम लेके पहुंचता, तो यहां कुछ वेलोसिटी मानी अपन ने, यहां पे वेलोसिटी v1 मानी, और फिर ये v1 वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी यहां से वापस यहां तक। तो अब जब परफेक्टली इलास्टिक वॉल है तो इसकी वेलोसिटी v1 से v1 अपोजिट डायरेक्शन में होने में, मान लो इधर 2 सेकंड का टाइम लग रहा था, अब वो टाइम 0 हो गया। मान लो टोटल टाइम पीरियड है 10 सेकेंड्स, टोटल टाइम पीरियड है 10 सेकेंड्स, और उसमें ये v1 से v1 तक टाइम लग रहा है 2 सेकेंड। यदि इलास्टिक वॉल लगा दी तो टाइम कम हो गया, अब टोटल टाइम 10 - 2। इज दिस ओके? तो देखो ध्यान से, मुझे एक बात ही बताओ, यहां से यहीं तक का टाइम कैसे निकालेंगे? यहां a/2 पर एंगल कितना होता है? 30, और वापस 150, है ना? या ऐसे देखो, उसको यहां 60 कवर करना और यहां 60 कवर करना, फेस को, यहां 30 डिग्रीज का एंगल है, 30 से 90 तक ये 60 और ये भी 60। तो टोटल, अब उसको पहले तो एक रेवोल्यूशन में फेस को कितना कवर करना था? फेस को 360 से चेंज होना रहता है,
एक रिवोल्यूशन में फेज को 360 से चेंज होना रहता है, लेकिन अब सिर्फ कितने से चेंज होना है? 240 से। 120 कम हो गया। ये 120 का जो चेंज है, अब इसमें टाइम कितना लग रहा है? 0। तो पहले पूरा 360 का एंगल चेंज होने पर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता था। अब फेज एंगल को सिर्फ कितने से चेंज होना है? 240 से। 240 से चेंज होने में जो टाइम लगेगा 2t/3। सबको समझ में आया ये? इधर ये जो जैसे यहां से चलता 0, 90, 90, मतलब ये 180 हो गया, और इधर भी 180। तो फेज को यहां से यहां तक कितने से चेंज होना है? 360 से। उसमें टाइम पीरियड t लगता है। लेकिन अब फेज को ये जो 120 है, ये वाला तो पोर्शन ही गायब हो गया। तो यहां से यहां तक 30, 30 और 180। 30 इधर चेंज होना है, 30 इधर चेंज होना है, और 180। तो कितना चेंज होना? 240। तो उससे बढ़िया ये है ना कि ये जो माइनस कर दो इसको। इज इट क्लियर? अच्छा, और ये √3/2a है, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाता है? 60। अब देखो ये 60 है, तो एक काम ये कर सकते हो कि 30 और 30, 60 कम हो गया, 30 इधर जाने के लिए, 30 इधर आने के लिए, तो 300 डिवाइडेड बाय 360/t। दिस इज ऑल राइट? बहुत इजी है यार। अच्छा, अब एक और स्टैंडर्ड केस। दो पेंडुलम्स का मोशन है, या दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स हैं, दोनों को एक साथ रिलीज किया। तो कब दोनों सेम फेज में आ जाते हैं? दोनों का फेज कब सेम हो जाएगा? जैसे यहां दो ऐसे पेंडुलम्स को एक साथ रिलीज किया, तो ये हमेशा एक साथ ऑसिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के टाइम पीरियड अलग अलग। दोनों हमेशा एक साथ ऑसिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग। लेकिन थोड़े टाइम बाद वापस ऐसा होगा कि दोनों फिर एक जैसा मूव कर रहे हैं। थोड़े टाइम बाद वापस ऐसा होगा कि दोनों वापस एक ही पोजीशन पे आ गए और उस समय एक जैसा मूव कर रहे हैं। लेकिन हमेशा दोनों सेम फेज में, हमेशा दोनों एक जैसा मूव नहीं करेंगे। पहले इसको समझ लो। तो कहते हैं कि भाई दोनों को रिलीज किया, कितने मिनिमम टाइम बाद दोनों वापस सेम फेज में आएंगे? तो सुनना पहले, मैं अब डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं इसका, सीधे फॉर्मूला उसको कैसे यूज करना है ये कम ही करता हूं मैं, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला डिराइव करने में आप उलझ जाओगे। जैसे दो जो सिस्टम्स ऑसिलेट कर रहे हैं, एक का टाइम पीरियड ज्यादा, एक का कम है, तो ये फॉर्मूला n इंटू बड़ा वाला टाइम पीरियड, n+1 इंटू छोटा वाला टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला आपको यूज करना सिखा रहा हूं। कितने ऑसिलेशंस के बाद दोनों सेम फेज में आएंगे? तो हो सकता है कि छोटा वाला एक जो है वो 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले, और दूसरा वाला 11 ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले। दोनों सेम फेज में कितने टाइम बाद आएंगे वो बाद में, पहले नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो ये फॉर्मूला क्या है इसको समझते हैं। n इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, पूरा समझाऊंगा इसको, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ स्लो सिस्टम, यानी जिसका टाइम पीरियड ज्यादा है। स्लो सिस्टम यानी जिसका टाइम पीरियड, जो स्लो चल रहा, मतलब जिसका टाइम पीरियड ज्यादा है। सेम फेज में आने तक यदि एक 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो फास्ट वाला 11 कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये n निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे समझना। वो कहते हैं कि दो पेंडुलम्स को एक साथ रिलीज किया, एक की लेंथ l है और एक की 1.21 l, दोनों को एक साथ रिलीज किया। अब हमें मालूम है 2π√L/g के हिसाब से ये जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा और इसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो दोनों हमेशा सेम फेज में नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ देर बाद वापस दोनों फिर से सेम फेज में आएंगे। तो वो टाइम निकालना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकालना है। तो पहले देखो कि जिसकी लेंथ कम है उसका टाइम पीरियड कम है, तो ये छोटा टाइम पीरियड और ये बड़ा टाइम पीरियड।
अब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, n टाइम्स 2 पाई अंडर रूट, ये बड़े वाले का टाइम पीरियड, इट इज ऑलवेज 1 ग्रेटर देन दी स्लोअर सिस्टम, यस इट इज ऑलवेज 1 फर्स्ट क्रॉसिंग पे, और इधर आ जाएगा n+1 टाइम्स आराम से देखो, मैं तो आपको फॉर्मूला यूज करना सिखा दूंगा। अब यहां पर 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, रूट एल बाई जी कैंसिल हो जाएगा, 1.21 का रूट क्या जाएगा 1.1 n इज इक्वल टू n+1, तो 0.1 n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 10। बताओ छोटे वाले ने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लिए, जल्दी बताओ। 10। और फास्ट वाले ने, छोटे वाले ने मतलब छोटा वाला के, मैंने गलत बोल दिया, छोटे वाले के नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाद में, जो स्लो चल रहा है स्लो, इसके इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 10, तो इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 11। और इतने ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगेगा यदि निकालना, जैसे इसके 11 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगेगा, 11 टाइम्स 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इतने टाइम बाद दोनों सेम फेज में आ जाएंगे। इसके 11 ऑसिलेशंस के बाद, तो इसके 11 ऑसिलेशंस में इतना टाइम लगने वाला है। इज दिस ओके? जल्दी बताओ बेटा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस। वो कहते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग तो एक जैसा है, दो स्प्रिंग्स को साइड बाय साइड रखा है, इसका मास m है और इसका मास ले लेते हैं 0.81 m, दोनों को एक साथ रिलीज किया, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, तो कितने मिनिमम टाइम के बाद दोनों सेम फेज में आएंगे? तो पहले देखो, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ये छोटा वाला टाइम पीरियड, ये बड़ा वाला टाइम पीरियड, n इंटू बड़ा वाला टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के, इधर n+1 टाइम्स छोटा वाला टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट 0.81 m बाई के। इज इट ओके? इसका टाइम पीरियड छोटा है ना, छोटा, और ये टाइम पीरियड बड़ा, इसके साथ बड़ा टाइम पीरियड आएगा, n के साथ बड़ा टाइम पीरियड, है ना। अब देखो काटा पिटी मचा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई m बाई के, इधर n, इधर n+1 इंटू 0.9, ठीक है, करते हैं, इधर आ जाएगा 0.1 n इज इक्वल टू 0.9, तो n की वैल्यू आ गई 9, n की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो जो स्लो चल रहा है, जिसका टाइम पीरियड बड़ा है, उसके कितने ऑसिलेशंस 9, और इसके 10, तो किसी से भी निकाल लो, इसके 9 ऑसिलेशंस के लिए टाइम, एक टाइप और बता दिया, मेरे को ये जमता नहीं इस तरह से बताना डायरेक्ट फॉर्मूला, उसका रीजन नहीं बताया मैंने, तो अब आपके लिए ट्रिक हो गई। क्या कहें आप? मैं मानता हूं अभी मैंने आपको इसका रीजन नहीं दिया ना, तो ये ट्रिक है आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। बच्चे बोल रहे चलेगा चलेगा सर। अरे अभी टाइम कम है, नहीं तो ये सब डेरिवेशन से भरी हुई कॉपी, ये हो गया। लास्ट में अब एक दो जनरल ऑसिलेशंस आपको बताता हूं, और रोटेशनल एसएचएम के केसेस रोटेशन में बताऊंगा। बट एनी रीजन वाई? अरे फर्स्ट टाइम क्रॉस करेगा तो एक रेवोल्यूशन ज्यादा कंप्लीट करेगा ना बेटा विराज, दो पार्टिकल्स को सर्कल पे चला दो, जो फास्ट चल रहा है वो स्लो वाले को क्रॉस करेगा, तो जो एंगल कवर करेगा वो 2 पाई से एक्सेस में रहेगा। चलिए ये देखते हैं कुछ और केसेस। जनरल ऑसिलेशन ध्यान से देखें, एक दो केसेस।
वो कहेंगे इसके पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड बताओ। ठीक है, तो सुनिए बेटा, आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट से वापस उस पॉइंट तक का टाइम निकालो। जैसे यहां मान लीजिए यहां से काम करना चालू करता है, यहां से यहां तक इस स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगा, उसके बाद स्प्रिंग अलग हो जाएगा। तो इस स्प्रिंग के साथ जो टोटल ऑसिलेशन है उसका सिर्फ आधा कवर हो रहा है यहां से लेके यहां तक। उसके बाद तो स्प्रिंग उससे जुड़ा हुआ नहीं है ना, स्प्रिंग यहीं रह जाएगा, वो उधर जाएगा। तो ये जो टाइम है ये कितना आया, पाई अंडर रूट एम बाई के, इसको K1 बोलना, तो ये K1। 2 पाई अंडर रूट एम बाई K1 नहीं बेटा, पाई टोटल टाइम पीरियड जो स्प्रिंग के इन्फ्लुएंस में उसका सिर्फ आधा ही इसके साथ है। उसके बाद वो यहां से यहां जाएगा और फिर ये वाला टाइम साथ में अकाउंट कर लेते फिर, चलो बाद में। ये वाला टाइम आ गया L बाई वी नॉट, है ना, अब तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और यहां से यहां तक स्प्रिंग के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, तो बताओ ये वाला टाइम पाई अंडर रूट एम बाई K2। फिर यहां से यहां तक का टाइम बताओ L बाई वी नॉट। आराम से देखो, एक दो क्वेश्चंस मैं करके दूंगा, फिर आपकी गाड़ी चल जाएगी कि जनरल ऑसिलेशंस कैसे हैंडल करते हैं। इधर यस और नो जल्दी आने दो बेटा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड गिव्स यू टाइम। इतना डिस्टेंस स्पीड से कवर हो रहा है तो टाइम आ गया। टू क्यों होगा, टू पाई टोटल टाइम पीरियड है ना बेटा। यहां तो स्प्रिंग के साथ आधा ही ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, इधर तो स्प्रिंग जा ही नहीं रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। ये स्प्रिंग जुड़ा हुआ नहीं है और ये वाला स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, दोनों के सेम ले लेते हैं। ऐसा दिया हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बस टच कर रहा है अभी। और यहां से इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बहुत ध्यान से सुनना, जब ये इधर जाएगा तो सिर्फ एक ही स्प्रिंग काम करेगा इस तरफ। जब ये ब्लॉक इधर आएगा तो बताओ दोनों स्प्रिंग फोर्स लगाएंगे कि एक ही, जल्दी बताओ, 1 और 2, ओनली 1। तो ये जो आधा ऑसिलेशन है इसमें पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट में सिर्फ के आएगा, दोनों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये वापस घूम के यहां अब इधर जाएगा तो ये तो कॉम्प्रेस होगा, ये तो जुड़ा हुआ है। अब बताओ, अब 1 की 2, बस ये ध्यान रखना कि यहां से यहां तक अब ये जो टाइम पीरियड है पाई अंडर रूट एम बाय K1 प्लस K2, ये टोटल टाइम आ गया। दिस इज ओके, बहुत इजी केसेस हैं। और ये एम्पलीट्यूड दोनों तरफ अलग अलग रहेगा, उसका रेशियो भी कैलकुलेट करते आना चाहिए। यहां पर एक ही स्प्रिंग उसको रोक रहा है तो बहुत दूर तक जाएगा, एक ही स्प्रिंग उसको रोक रहा है तो बहुत दूर तक जाएगा। उधर जब ये जाता है तो ये भी रोक रहा है, वो भी रोक रहा है। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड बड़ा रहेगा, इसको इधर वाला एम्पलीट्यूड A1 है, इधर वाला एम्पलीट्यूड A2 है, तो A2 जो है वो छोटा रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों उसको उधर जाने से रोक रहे हैं। और यदि दोनों को आपको रिलेट करना है तो कैसे करेंगे भाई, यहां बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर जब ये रुक जाता है A2 के एम्पलीट्यूड पे तो इसके पास भी एनर्जी और कितनी, तो दोनों की मिलके हाफ 2K A2 स्क्वायर होगी। उधर जब जाएगा तो दोनों डिफॉर्म होंगे, तो दोनों के पास एनर्जी आएगी। लेकिन जब ये इधर आएगा, यहां आएगा, तो सिर्फ एक ही के पास है, वही टोटल एनर्जी सिर्फ एक ही के पास है। एनर्जी तो टोटल सेम ही होना चाहिए। यहां के कम हो गया तो ए बढ़ जाएगा, वहां के बढ़ गया तो ए कम हो जाएगा। दिस इज ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अपने आप में एक टिपिकल टाइप है, इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल पेंडुलम को
रिलीज किया है, इसकी लेंथ एल है और ये लेंथ है 3l/4, यहां से यहां तक। यहाँ एक कील ठोक दी या फिर यहाँ पे एक दीवार बना दी, इसको रिलीज किया, इसके सिस्टम का टाइम पीरियड। तो सुनना ध्यान से, इसको रिलीज करेंगे तो यहां तक ये मान लो उधर जा रहा है, इस समय इधर गया यहां से और फिर वापस यहां तक आया, फिर उसके बाद सिर्फ इतनी लेंथ ऑसिलेट करेगी। तो देखो उधर जाएगा, यहां लेंथ क्या लेंगे एल, और यहां लेंथ कितनी लोगे l/4। तो ये जो लेंथ एल के साथ ऑसिलेशन हो रहा है पूरा है कि आधा, पूरे ऑसिलेशन का आधा है। तो ये जो टाइम पीरियड दिस इज π√L/g, दिस इज π√L/g। और उधर वाला टाइम पीरियड बताओ, ये वाला टाइम, ये भी देखो पूरे का आधा है, यहां 2, इधर इधर पूरा जाता तो 2π√L/g लेते, अभी कितना लेंगे π√, दोनों को ऐड करके टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, क्लियर। अब फंक्शंस, कॉम्बिनेशन और डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना, शाबाश। डैम्ड ऑसिलेशंस पढ़ना है क्या। इफ ब्लॉक इज प्लेस्ड व्हेन, और ये गया ऊपर, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, यस आते हैं उसके क्वेश्चंस, अभी बोल दिया तो पढ़ाना ही पड़ेगा। पहले फंक्शनल एनालिसिस देख लेते हैं। फंक्शंस, कौन सा फंक्शन एसएचएम रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा पीरियोडिक मोशन वगैरह वगैरह। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बताओ ये एसएचएम है क्या, और है तो कब है, नो है तो कब नहीं होगा। अरे एक्सप्रेशन हैज टू बी लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज नेगेटिव, देन ओनली इट इज एसएचएम। तो ये वाले फंक्शंस बता दिए मैंने, हाँ नैनी l/4 ही तो लिया बेटा। तो ये मैंने पहले बता दिया कि 4 शुड बी लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव, एक्सप्रेशन शुड बी लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स वगैरह वगैरह। अब टाइम, जैसे यहां ये ध्यान रखना क्या क्या अलाउड है, जैसे a1 sin ω1t + phi प्लस a2 sin या cos सब चलता है। इसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं, ये फंक्शन तो सबको मालूम है एसएचएम रिप्रेजेंट करता है, ये स्टैंडर्ड है, a sin या cos ω_t + phi, ये तो हमेशा एसएचएम रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कांस्टेंट भी अलाउड है, ये कांस्टेंट हमेशा मीन पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, दिस इज मीन पोजीशन। और ये नहीं है, मतलब मीन पोजीशन कहाँ है, ओरिजिन पे, ये जो भी पॉइंट है दिस गिव्स यू मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये दोनों अलाउड है। लेकिन अब इसके साथ कुछ और आ जाता है तो समझेंगे, ये एसएचएम है और यदि यहां ये कांस्टेंट है तो ये मीन पोजीशन है। ठीक है, 4 लिखा है बेटा, आपने देखा नहीं, 4 नहीं लिया, ये l/4 लिखा है ना बेटा, दुष्ट श्रिया और नैनी। अच्छा, अब यहां पर ये मल्टीपल है, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी साइन कोसाइन है इट विल बी पीरियोडिक। पीरियोडिक होने के लिए यदि साइन और कोसाइन का कॉम्बिनेशन है उसमें कांस्टेंट अलाउड है, एनी कॉम्बिनेशन इट इज पीरियोडिक। बट एसएचएम के लिए देखो, ये साइन साइन या साइन कॉस 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 पीरियोडिक रहेगा। तो जो भी फंक्शन साइन कोसाइन से मिलके बना है, फंक्शन में सिर्फ साइन कोसाइन और कांस्टेंट, और कोई फंक्शन नहीं चाहिए, और कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो इट इज पीरियोडिक ऑलवेज। तो ये पीरियोडिक तो है, डेफिनेटली पीरियोडिक है, दिस इज पीरियोडिक। बट एसएचएम कब होगा, जब मल्टीपल स्टैंडर्ड एसएचएम टर्म्स हैं, मल्टीपल स्टैंडर्ड एसएचएम टर्म्स हैं, ω1 = ω2,
तब ये एसएचएम है, और पीरियोडिक तो रहेगा ही रहेगा। और यदि ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 तो नॉट एसएचएम बट पीरियोडिक। याद रहेगा ये, याद ही रखना है, समझे ना। नहीं ना बेटा, सिर्फ साइन और कॉस। शिवम मैंने क्या बोला, सिर्फ साइन और कॉस, टेन ओमेगा टी कॉट ओमेगा टी नहीं चलेगा बिल्कुल। दूसरा, यदि यहां पे कोई पावर आ जाता है, जैसे पावर या मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड पावर तक सिंगल टर्म है, इट इज एसएचएम, दिस इज डेफिनेटली एसएचएम। ये एसएचएम है, इसमें ध्यान रखना मीन पोजीशन आएगी a/2, एम्पलीट्यूड आएगा a/2, और टाइम पीरियड आएगा 2π/2 ओमेगा। ये इसी में कवर किया हुआ अपन ने, एवरेज वैल्यू वगैरह सब आपको बताइए। इसमें ध्यान रखना यहाँ साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर है, तो मीन पोजीशन a/2 पर ही आएगी, एम्पलीट्यूड आएगा a/2, टाइम पीरियड, और ओमेगा ऑफ एसएचएम इज नॉट ओमेगा, इट इज 2 ओमेगा। ओमेगा ऑफ एसएचएम इज 2 ओमेगा। तो मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन सब निकाल सकते हो, ये एम्पलीट्यूड और ये ओमेगा। ये एसएचएम है, स्क्वायर तक एसएचएम है, स्क्वायर ऑनवर्ड्स इट इज नॉट एसएचएम, स्क्वायर ऑनवर्ड्स इट इज नॉट एसएचएम। क्यूब आ गया तो पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक भी है और ये एसएचएम भी है। अब ये आ गया, इसके हाई फंक्शन में जाएंगे। एसएचएम नहीं है, ओनली पीरियोडिक, ठीक है, एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक है। अब 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख लिए हैं, 2-3 केसेस। चलो, जैसे आपको एक क्वेश्चन में x दिया है, आपको टाइम पीरियड तो नहीं पूछेंगे, x इज a e⁻ ओमेगा t प्लस 5। इसमें जल्दी से एम्पलीट्यूड बताओ, देख के बता सकते हैं एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, ऑसिलेटरी यानी पीरियोडिक। अरे ये पीरियोडिक ही नहीं है, साइन कोसाइन फंक्शन नहीं है बाबा, ये पीरियोडिक ही नहीं है, एसएचएम तो बहुत दूर की बात है। तो लोग क्या करते हैं, अरे टीक के साथ आ गया ये ओमेगा, नहीं बाबा ये एसएचएम या पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे एक और केस, 10 log ओमेगा टी प्लस 5, इसमें टाइम पीरियड बताओ, ये एसएचएम ही नहीं है, पीरियोडिक ही नहीं है, बात खत्म। अब बताओ ये एसएचएम है क्या, नहीं ना, सबकी ओमेगा सेम नहीं है, पीरियोडिक है, इट इज पीरियोडिक। तो आपसे पूछेंगे कब एसएचएम हो जाएगा, जब सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। एसएचएम कब होगा, जब सी की वैल्यू, ये वाला टर्म 0 हो जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर। और इसमें कभी टाइम पीरियड पूछ लिया है, ये पीरियोडिक तो है पक्की बात, साइन कोसाइन का कॉम्बिनेशन इट हैज टू बी पीरियोडिक। इसमें कभी टाइम पीरियड पूछ लिया है तो सुने, इसे इसके लिए टाइम पीरियड निकालो, सपोज ये 2 सेकंड, इसके लिए टाइम पीरियड निकालो, ये भी 2 सेकंड आएगा, इसके लिए टाइम पीरियड, जैसे अभी तो ये 1 सेकंड आ जाएगा, लेकिन मान लो ये 2 आया, ये 3 आया और ये 4 आया, सपोज इन सब का एलसीएम निकाल लेना। अलग अलग जो फंक्शन है इनके टाइम पीरियड बहुत इजीली निकल जाएंगे, 2π/ω 2π/ω 2π/ω, ठीक है। तो यदि ये तीनों का टाइम आपको मालूम है, तो जो फंक्शन है उसका कंबाइंड फंक्शन का टाइम पीरियड आएगा इनका एलसीएम। ऐसा क्यों, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जब फंक्शन रिपीट होता है, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जब फंक्शन रिपीट होता है। ये 2 के मल्टीपल्स पे रिपीट होगा, ये 3 के मल्टीपल्स पे रिपीट होगा, ये 4 के मल्टीपल पे। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 12। अरे एलसीएम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उस पे ये भी रिपीट होगा, ये भी रिपीट होगा, ये भी रिपीट होगा, तो ये सम रिपीट होगा। अरे हाँ या ना,
अब ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, ये रीजन बताया मैंने आपको। वो n और n+1 वाले में मैंने रीजन नहीं बताया, क्या मेरे पास टाइम ही नहीं इतना। खत्म करना अपने को सब कुछ अच्छे से, ठीक है? दिस इज ओके। अच्छा, फिर कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान रखना है? फेज डिफरेंस अपन ने इसी में पढ़ा हुआ है, जिसको कहते हैं x इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 5√3 कॉस ओमेगा टी प्लस 30। ये दो एसएचएम्स का कॉम्बिनेशन है, और ये एसएचएम ही है क्योंकि दोनों ओमेगा सेम है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताओ। 90, एक साइन एक कॉस, दोनों एंगल सेम। तो यहां पर दो वेक्टर्स का सम है, दो फेजर्स का सम है। यहां पर क्या है? दो फेजर्स का सम है। याद आया? हार्मोनिक फंक्शंस कैसा बिहेव करते हैं? वेक्टर जैसा। तो यदि आपको यहां फाइनल एसएचएम का एम्पलीट्यूड यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, एसएचएम में ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये उसका एंगल, ये वेक्टर जैसा बिहेव करता है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये उसका डायरेक्शन। तो यहां पे दो वेक्टर्स का सम बताओ, वो 5 + 5√3 आएगा क्या? इन दोनों को कैसे रीड करेंगे? वेक्टर जैसा। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो √(a² + b², ये 10 आ रहा है। तो फाइनल एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 10। दिस इज ओके। तो जनरल जो फॉर्मूला है a1 sin ओमेगा टी प्लस phi1 प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस phi2, तो यहां पे रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड जो है दैट इज √(a1² + a2² + twice a1 a2 cos ऑफ फेज डिफरेंस। इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है वो, ठीक है? और वेक्टर जैसा ट्रीट करना आना चाहिए। जैसे वो कहते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। मैं भूल रहा हूँ यार। अच्छा, आ जाएगा, याद आ जाएगा, बताता हूँ। तो यहां पर आप आराम से एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है? ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। ये तो एसी में अपन ने पढ़ा हुआ है। अब अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट। अभी जो दो एसएचएम सुपर इंपोज किए ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, ए साइन ओमेगा टी प्लस phi1 प्लस ये सब एक ही डायरेक्शन में, दो एसएचएम एक ही डायरेक्शन में सुपर इंपोज किए। अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक अलोंग एक्स है और दूसरा अलोंग वाई है। और अब जो कॉम्बिनेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उससे जो ट्रेजेक्टरी मिलती है दैट इज कॉल्ड लिसाजोस फिगर। लिसा जोस दो अलग अलग वर्ड्स नहीं है, लिसा नाम है और जोस सरनेम है। लिसाजोस, लिसाजाउस, ये लो। तो अब यदि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम्स को कंबाइन करते हैं तो तीन केसेस आपको घोटना है। पहला, दोनों की ओमेगा सेम है तभी बता रहा हूं। यदि ये फेज डिफरेंस, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस दोनों का 0 है, तो जो फाइनल मोशन है, एक केस को डिराइव करके दे दूंगा। फाइनल मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, ऐसे चलेगा ये पार्टिकल, फाइनली ऐसे चलेगा। यदि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है तो पहला रिजल्ट याद रखना, एसएचएम इस लाइन के अलॉन्ग होगा, एसएचएम ही होगा इस लाइन के अलॉन्ग। तो मोशन इज 1D, मोशन इज 1D। यदि ये फेज डिफरेंस 180 है, पाई है, ऐसा होगा फाइनल पाथ। ना वो अलॉन्ग एक्स चलेगा ना अलॉन्ग वाई चलेगा, वो दोनों के बीच में चलेगा। और लास्ट आपको याद रखना है, फेज डिफरेंस 90 है और A1 नॉट इक्वल टू A2 है, तो इलिप्स।
और A1 इज इक्वल टू A2 है तो सर्कल के लॉन्ग चले। 4 केसेस मैंने प्लॉट किए, यही आएंगे बेटा, और भी केसेस हैं, अपने काम किए 4 केसेस हैं, कोई एक या दो बोलो, मैं डिराइव कर देता हूं। कौन सा वाला जल्दी बताओ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 एंड 3। चलो 1 एंड 3, 1 एंड 3, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यदि फेज डिफरेंस 0 है तो एक, यदि A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, दूसरा वाला A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ही आएगा। बताओ ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है? 0। दोनों का फेज सेम है। अब डिवाइड कर दोगे तो y बाई एक्स, A2 बाई A1, तो y इज इक्वल टू mx। क्या रिलेशन मिल रहा है? y और x के बीच में क्या रिलेशन मिल रहा है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की। तो पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप पॉजिटिव। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ। और मान लो यहां पे फेज डिफरेंस 90 का, तो सिंपल केस x ले लेते हैं, A1 साइन ओमेगा टी, तो y है A2 कॉस ओमेगा टी, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है भाई? 90। एक सिंपल एग्जांपल, अरे हर बार ऐसे ही ले सकते हैं। अब यहां पे साइन ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा? बस, तो एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बताओ पाथ कैसा मिल रहा है? एलिप्स। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो सर्कल। ये क्वेश्चन आ जाएगा, और आपने पहले नहीं किया हुआ तो नहीं बनेगा। लास्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशन। कोई आप मॉड्यूल लेके आए हो क्या एसएचएम का? बस उसके एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो जो फ्री ऑसिलेशन है, नेचुरल और फ्री ऑसिलेशन, नेचुरल नहीं बोलना चाहिए, फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन यानी सिर्फ ऑसिलेशन का है, तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। मान लीजिए यहां से आपने एक्स का डिस्प्लेसमेंट दिया, तो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लगेगा और कोई दूसरा फोर्स ही नहीं। तो यहां पे इक्वेशन आती है रिजल्टेंट फोर्सेस माइनस के एक्स, विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। अब जनरली ये होता है कि डिसिपेटिव फोर्सेस आर ऑलवेज देयर। तो यहां यदि डिसिपेटिव फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी v है, तो दुनिया का सबसे खतरनाक फोर्स इस पे लगने वाला है। दुनिया का सबसे खतरनाक फोर्स कौन सा होता है? bv। तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ये bv का फोर्स लगेगा, है ना? ये डिसिपेटिव फोर्स, विस्कस फोर्स F डिसिपेटिव इज माइनस bv। माइनस साइन क्या बताता है? वेलोसिटी के अपोजिट है। तब ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो इसको स्प्रिंग तो रोक ही रहा है, साथ में ये खतरनाक फोर्स भी रोक रहा है। ठीक है, तो यहां इक्वेशन हो गई माइनस के एक्स माइनस bv इज इक्वल टू जय बच्चन। ठीक है, अच्छा अब ये ऑसिलेशन तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। क्यों भाई? b जो है डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग कांस्टेंट न्यूटन सेकंड पर मीटर, यहां से डिराइव कर सकते हो, या कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, तो अब यदि आप इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करके छोड़ोगे और इसके ऊपर ये विस्कस फोर्स लग रहा है, तो ये जिंदगी भर ऑसिलेट करेगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा। तो आप चाहते हो जिंदगी भर ऑसिलेट करे, तो फिर आपको एक फोर्स अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है ये है फ्री ऑसिलेशन, ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन, और अब है फोर्स्ड ऑसिलेशन। F माइनस के एक्स माइनस bv इज इक्वल टू m। ये कहलाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसको भी देखना है और इसको भी देखना है, ये तो देख ही लिया।
ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज देखो। यदि डैम्प्ड ऑसिलेशन है, डैम्पिंग कई बार बहुत जरूरी भी रहती है, कई बार हार्मफुल भी रहती है। पहले देखते हैं, फिर इसकी थ्योरी और थ्योरेटिकल एप्लीकेशन देखेंगे। डैम्पिंग, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यदि यहां पर एक्सेस फंक्शन ऑफ टी लिखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी लाइक ऐसा फंक्शन आता है। मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ रिड्यूस होता है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ रिड्यूस होता है। तो ये घोटना है आपको, एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा तो हाफ जो सिस्टम की एनर्जी है, हाफ के ए स्क्वायर, ये भी रिड्यूस होगी और एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होती है। उसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये ध्यान रखना। एक तो ये वाला फंक्शन, और दूसरा ये जो ओमेगा ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन है, दिस इज रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m। एक बार चेक कर लूं, सॉरी, ये घोटना आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। एक ये वाला एक्सप्रेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसके केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस डैम्प्ड ऑसिलेशन के। पहला तो 3 तरह के जो ऑसिलेशंस हैं वो समझते हैं। यदि यहां पर ये टर्म 0 हो गया, सुनिए ध्यान से, पहला केस है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग यानी ये ओमेगा 0 हो जाती है, मतलब सिस्टम ऑसिलेट नहीं करेगा। साइन या कॉस कुछ भी आ सकता है बेटा, फाई नॉट लगा दिया ना यहाँ पे, कॉस भी आ सकता है, साइन भी आ सकता है, चाहे जो लिखो उसके हिसाब से फाई की वैल्यू चेंज होगी। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है 0 हो जाएगी, तो ऐसा होगा जैसे विजुलाइज करो कि आपने किसी कोलतार के ड्रम में एक ब्लॉक को रिलीज किया, डिस्प्लेस करके रिलीज किया, तो बस वो स्लोली मीन पोजीशन पे आएगा, वो ऑसिलेट नहीं करेगा, है ना। जैसे अपन डामर 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 के आपने एक बॉक्स में रिलीज किया तो वो ऑसिलेट करेगा क्या? नहीं, तो बस वो मीन पोजीशन तक आके रुक जाएगा। तो क्रिटिकल डैम्पिंग जहां पे ये टर्म 0 हो जाता है, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू, आप देखो, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। यहां पर क्रिटिकल डैम्पिंग मतलब सिस्टम, उसके पास रिस्टोरिंग फोर्स होने के बावजूद भी वो ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, और ये बहुत काम का है। जैसे सुनेंगे ध्यान से, या तीनों पहले डैम्पिंग बता देता हूं। ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, ये टर्म नेगेटिव हो गया, तो भाई ऑसिलेट तो करेगा ही नहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नॉन रियल आ रही, ये टर्म नेगेटिव हो गया। डैम्पिंग इतनी ज्यादा है कि ये टर्म नेगेटिव हो गया, मतलब बी इससे भी ज्यादा, तो डेफिनेटली अब तो ऑसिलेट कर ही नहीं सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी नॉन रियल आ रही है। तो इसमें भी जैसे वही ड्रम में आपने रिलीज किया, तो वहां से वो चलना चालू करेगा और बहुत देर में मीन पोजीशन तक पहुंचेगा। एक्चुअल में डामर के अंदर ये वाला एग्जांपल सही है कि डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो ऑसिलेट तो नहीं करेगा, लेकिन मीन पोजीशन तक बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपने कोई जैसे वाटर में डिस्प्लेस किया, तो वहां ये वाली कंडीशन नहीं मिलेगी, देयर आर गोइंग टू बी सम ऑसिलेशंस। तीसरा केस जो कि अंडर डैम्पिंग, अंडर, ये कम है, मतलब इट इज गोइंग टू ऑसिलेट, कुछ ऑसिलेशंस बाद रुक जाएगा। इज इज ओके? दलदल डिपेंड करता, मेरे हिसाब से वो ओवर डैम्पिंग में आएगा, दलदल,
डिपेंड करता है, दलदल अलग अलग जगह अलग अलग मटेरियल का होता है, एक हर जगह एक जैसा दलदल नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे पार्टिकल को आपने ए का डिस्प्लेसमेंट दिया, तो यदि अंडर डैम्पिंग है तो पार्टिकल वहां से आएगा, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता चले जाएगा, टाइम पीरियड वही रहेगा, ये टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, बट उसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली कम होगा। पहला केस। तीसरा केस, पहले कौन सा ले रहे हैं, तीसरा केस, कि पार्टिकल को डिस्प्लेस किया तो ऑसिलेट तो कर रहा है, लेकिन ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसमें प्रॉपरली ड्रॉ कर देते हैं। ये कौन सा केस हो गया बताओ, तीनों में से जल्दी बताओ। ऑसिलेट कर रहा है, उसका एक्स ए से चलना चालू कर रहा है और फिर वो माइनस ए तक नहीं जा रहा है, कम हो गया, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो दिस इज केस ऑफ अंडर डैम्पिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा वाला केस, इन दोनों में वो उसको डिस्प्लेस करेंगे तो बस वो एक बार मीन पोजीशन तक आएगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, इसमें कम टाइम में आ जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी करना अपने को, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी। हम शॉक एब्जॉर्बर में स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है, स्प्रिंग लगाते हैं, उसको विजुलाइज करें। जैसे आप छत से कूद गए हार्ड फ्लोर पे, तो आपको चोट बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन पानी में कूदेंगे उतनी हाइट से तो आपको चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में जो चेंज है वो तो सेम है। मान लीजिए आप स्ट्राइक करने के पहले 10 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रहे हैं और स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऐसा पानी में भी आप जंप लेंगे तो अंदर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। आपने जंप ली तो यहाँ वेलोसिटी जीरो होने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है, तो फोर्स होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, याद है? डेल्टा पी तो दोनों केसेस में सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि पानी में कूदोगे तो पाताल लोक तक चले जाओगे, कहीं ना कहीं रुकोगे, तो जहां रुकोगे वहां मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज दोनों केसेस में सेम, यहां सडनली हो रहा है तो फोर्स बहुत ज्यादा और यहाँ पे टाइम लग रहा है। ऐसे मान लीजिए आप सीधे सीधे जंप लेते हो, दूसरी बार आपने क्या किया, एक स्प्रिंग का स्टैंड लिया और इस पे खड़े होकर आपने जंप लिया, तो अब आपकी वेलोसिटी जीरो होने में टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर जंप लेते हो, तो सुनो ध्यान से, यहां पर वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन उसमें टाइम बढ़ जाएगा तो आपको चोट नहीं लगेगी। शॉक एब्जॉर्बर यही करता है, जहां पर वेलोसिटी में सडन चेंज आने के चांसेस रहते हैं वहां पर वो स्प्रिंग जो है वेलोसिटी चेंज के टाइम को बढ़ा देता है। कैन यू विजुअलाइज शॉक एब्जॉर्बर क्या काम करता है? इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया, क्या बढ़ा के? टाइम बढ़ा के। इज दिस ओके? अब लेकिन इसमें बहुत बड़ी समस्या है, ये स्प्रिंग ऑसिलेट करता रहेगा तो आप बताओ ये मशीन यूज कर पाओगे क्या? तो यहाँ जो ऑसिलेशन है आप क्या चाहोगे कि वो तीन है, अंडर डैम्ड हो कि क्रिटिकली डैम्ड हो? अंडर डैम्ड होंगे तो देयर वुड बी सम ऑसिलेशंस। क्रिटिकल या ओवर डैम्ड? क्या चाहोगे, क्रिटिकल या ओवर डैम्ड? क्योंकि यदि आप यहां आए और ये ऑसिलेट कर रहा है तो फिर कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है। गाड़ी, सुनो, आपकी गाड़ी किसी भी एक स्पीड ब्रेकर से टकराती है तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाता है और वो झटके को कम कर देता है। ठीक है, अब मान लो स्प्रिंग ऑसिलेट करने लग जाए तो गाड़ी चलाना कितना मुश्किल हो जाए। इज इट ओके और नॉट? तो आप जो शॉक एब्जॉर्बर गाड़ी में यूज करते हो उसमें ऑसिलेशंस नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो ना। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्रिटिकल या ओवर डैम। ओवर डैम में झगड़ा ये है, ओवर डैम में स्प्रिंग जो है वो नॉर्मलाइज होने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, और मान लो एक बम के बाद इमीडिएटली दूसरा बम आया और स्प्रिंग रिलैक्स ही नहीं हुआ तो फिर तो आपको झटका लगेगा। तो आप क्या चाहोगे, ओवर डैम्पिंग की क्रिटिकल डैम्पिंग? जल्दी बताओ। क्रिटिकल डैम्पिंग। शॉक एब्जॉर्बर में क्या प्रीफर करते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग, क्योंकि ओवर डैम्पिंग में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। दिस इज ओके? यही एक थ्योरी की एप्लीकेशन आपको मालूम होना चाहिए। फिर अब न्यूमेरिकल्स, ये जो फंक्शन है ध्यान से सुने बेटा, x इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस b बाय 2m टाइम्स t। तो
इसमें इसको ऐसे लिख देता हूं, आरसी सर्किट में, एलआर सर्किट में पढ़ा है माइनस टी बाई टाउ, तो ये टाउ हो गया मीन लाइफ, टाइम इन विच व्हाट इट बिकम्स 0.37 ऑफ इनिशियल, है ना। आप तो ये ध्यान रखो, ये वो टाइम है इन विच, या ये भी मत रखो, ये टाइम कांस्टेंट हो गया। और हाफ लाइफ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ इज ln2 इंटू टाउ, इतने टाइम में ये एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा जो इनिशियल था। हाफ लाइफ इज ln2 इंटू टाउ, टाउ इज 2m/b, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कि एम्पलीट्यूड a0 से a0/e हो जाएगा। रखो ये टाउ, यहां पे भी टाउ रख दो, इसको टाउ लिखो, इसको टाउ मानो, ठीक है, इसको मैंने टाउ से रिप्लेस कर दिया, और यहां भी टाउ रखो तो -1 आ जाएगा। तो यहां पे सिर्फ कितना रह जाएगा, 37% ऑफ इनिशियल, 36.8, 37% ऑफ इनिशियल। और इतने टाइम में क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है, इतने टाइम में क्या हो जाएगा, आधा। क्लियर। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला तो ये ग्राफ, ये जो एम्पलीट्यूड है ये प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यदि ये 2 सेकंड में आधा होता है तो 4 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/4। याद आया, प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को मॉड्यूल दो तो मॉड्यूल से ही क्वेश्चन करा देता हूँ, अच्छे क्वेश्चन है। एक तो एग्जाम में ही आया हुआ है, एक दो एग्जाम में आए हुए हैं। इफेक्ट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, अच्छा ये वाले ग्राफ मैंने बताया ही नहीं, आप ये वाला ग्राफ तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब जो क्रिटिकल डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग वाला केस है उसमें ये ऑसिलेट नहीं करेगा, ये हो गया अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए। जो क्रिटिकल डैम्पिंग वाला केस है उसमें जैसे आपने यहां से रिलीज किया तो सीधे सीधे कभी ना कभी जाके 0 हो जाएगा, ओवर डैम्पिंग में वो इधर जाके 0 होगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। ये तो ऑसिलेट कर रहा है, ये अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये क्रिटिकली डैम्प्ड, और ये ओवर डैम्प्ड। ये इसको देख के याद आया, ठीक है। क्वेश्चंस कराता हूं बेटा, फोर्स ऑसिलेशन और रेजोनेंस इसके बाद में, पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो दिया ही नहीं क्वेश्चन, हाँ एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1 के भी एक आध दो क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसमें होंगे। सुपरपोजिशन बिगिनर्स बॉक्स में नहीं है बेटा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, चलो मैं, ठीक है, एक तो मिल गया, एक क्वेश्चन तो मिल गया एक्सरसाइज 2 में, बिल्कुल आ सकता है बेटा नीट में। वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया आपको 100 न्यूटन पर मीटर, और डैम्पिंग कोफिशिएंट दे दिया आपको 0.5 kg पर सेकेंड, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, ठीक। और वो कहते हैं इनिशियली उसको 10 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया है, और आपको 4 सेकंड बाद मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू पूछी है, 4 सेकंड बाद। ये तो इनिशियल एम्पलीट्यूड है, ये तो क्या है, हमको मालूम है एनर्जी लिखना है तो एम्पलीट्यूड लिखना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड आफ्टर टाइम t इस इनिशियल एम्पलीट्यूड e टू द पावर माइनस, ठीक है ना। ये मैंने सही लिखा कि नहीं, b/, उल्टा लिख दिया क्या,
वो भी फंक्शन है, आपको याद रखना, मैं तो भूल जाता हूँ बार बार। हाँ सीरियसली मैं भूल जाता हूँ, मेरे को डिराइव करना पड़ता है हर बार। किधर गया भैया, हाँ b/2m, बिल्कुल ठीक है, b/2m। अब सारी वैल्यूज है, इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है 0.1 मीटर्स, b की वैल्यू 0.5, m की वैल्यू 1 kg, टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड्स, हो गया। हाफ के स्क्वायर निकाल लेना इसके बाद। इज इज ओके, बताओ ये डिफिकल्ट है क्या? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रोबेबल केस है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है शायद। कहाँ गया भैया? आपको कहीं भी मिले ना डैम्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन तो मेरे को भेजना आप। ठीक है, अब इसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन देख लेते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, इसमें भी नहीं है क्वेश्चन। इससे ऊपर भी जा सकता है क्या लेवल? हाँ एक क्वेश्चन गया है थोड़ा सा ऊपर, जिसे थोड़ा याद आ रहा है। वो कहते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि 10 ऑसिलेशंस में 10 ऑसिलेशंस में एनर्जी जो है, एनर्जी 1/4 हो गई, और सम पैरामीटर वाज आस्क्ड। तो मैं इक्वेशन सेटअप करना बता देता हूं। जैसे 10 ऑसिलेशंस में ऐसा हो रहा है, ठीक है, एनर्जी 1/4 हो रही, मतलब एम्पलीट्यूड आधा हो गया, मतलब 10 ऑसिलेशंस का जो टाइम है दैट इज हाफ लाइफ। 10 ऑसिलेशंस का जो टाइम है दैट इज हाफ लाइफ। व्हाट इज हाफ लाइफ? ln2 इंटू 2m/b ना। ऐसा कुछ था, और अपने को टाइम पीरियड पूछा था, m और b गिवन है, अपने को टाइम पीरियड पूछा था। समझ में आई बात? अरे टाउ 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 इज 2m/b, हिमांग टाउ इज 2m/b। ये 2018 में, ये बोल रहे बच्चे 2018 में पूछा है। नहीं वो फोर्स ऑसिलेशन के हैं। नहीं ये रेजोनेंस के हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ फॉर्मूले रटने से काम हो जाएगा, बिल्कुल बेटा। 2002 में है, 2002। 2002 यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है 2002 में है। चलो अब अपन फोर्स ऑसिलेशन पे आ जाते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए अपन एक पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं। तो समझना पहली बात, जैसे मान लो, बहुत ध्यान से सुनो, एक पेंडुलम है, इसके नेचुरल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। ठीक है, नेचुरल 2π√L/g। इसको मैं हाथ से ऑसिलेट करता हूं, तो अब इसका टाइम पीरियड मैं डिसाइड करूंगा। मैं चाहूं तो 1 आवर में इसको स्लोली एक ऑसिलेशन कंप्लीट कराऊं, या 1 सेकंड में करा दूं, या 0.1 सेकंड में करा दूं। तो फोर्स ऑसिलेशन में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड बाय फोर्स। पहली प्रॉपर्टी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करेगा? फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे यहां पर जो इक्वेशन है वो ये है, एफ के साथ -kx-bv, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें यदि अपन कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, एक्स लिखेंगे, तो आपको दो चीजें याद रखना है। फोर्स ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है उसका फॉर्मूला है
ठीक है, ये फोर्स, और ये जो ओमेगा ये कौन डिसाइड करेगा? दिस इज ओमेगा ऑफ फोर्स। जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी हो सिर्फ और सिर्फ फोर्स डिसाइड करेगा। कल इसको फिनिश करेंगे, थोड़ा सा इसमें कंटेंट बाकी है, एंड दिस वुड बी ओवर। अब मुझे देखने दो, मुझे आपको और क्या कराना है। तो ये जो डैम्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन के क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़ के आप कल तक एक्सरसाइज 1, 2, 3 लगाओ। कल तक हो जाना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है? कल आज बैठो, कल लेक्चर के पहले तक डाउट्स भेज दो। डेडलाइन फॉलो करोगे तो ही तैयारी कंप्लीट होगी। अच्छा, अब एक थोड़ी इंफॉर्मेशन आप मुझे दो, बता रहा हूं बेटा। स्लाइड्स 1D 2D NLM फ्रिक्शन, इसका काम कितने लोगों ने कर लिया है? क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? फ्रिक्शन के सारे बन गए, NLM के भी बन गए, बन रहे हैं, ठीक है? मॉड्यूल हो गई, बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन तो बन रहे हैं। चलो भाई, तो आप अब कल का दिन जो है उसके लिए मैं बता दूं, जो आपके फ्रिक्शन के और NLM के डाउट्स बाकी है, 1D 2D के भी जो बाकी, कल लास्ट है। कल 15-20 मिनट आधा घंटा उसको देके ये फिनिश करके वेव्स चालू करेंगे, ठीक है? क्लियर? SHM भी आपको कल तक फिनिश करना है। SHM के भी डाउट्स भेज दो, लेक्चर के पहले तक भेज दो। 3:30 नहीं, अपना लेक्चर 4:40 पे होता है ना, 4 बजे तक भी डाउट्स भेज दोगे तो चलेगा, उसके बाद मत भेजना, ठीक है? चलो बेटा, बाय।